हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंध रसायन। क्या पढ़ने वाले हैं? बंध रसायन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक आबंध। क्या बोलते हैं? रासायनिक आबंध। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपका बेस बनना शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका बेस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है ये क्लास 11वीं के चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है जिसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने मेरा इससे जो पहले वाला वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल बताया है उसे आपने नहीं देखा है तो आपको ये समझ आने वाला नहीं है। ये मैं आपको पहले से और बिल्कुल लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस क्लास में पूरा आपको बेस बताया है। आपको 3 क्लास मैंने बताया पीरियोडिक टेबल को लेके। पहले क्लास में मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल बनाते कैसे हैं। दूसरे क्लास में पूरे पीरियोडिक टेबल को तत्व को याद कैसे रखना ये बताया है। और तीसरे क्लास में पूरा पीरियोडिक टेबल के बेसिक जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से नहीं बताऊँगा, अब सीधा आपको थोड़ा एडवांस लेवल में लेते जाऊँगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो आप, या फिर इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। मैं ज़्यादातर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इसे जानने से पहले आप कुछ प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको बताया उसे रिवाइज कर लो आप। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 18 होता है, जो ग्रुप नंबर 18, ठीक है, जो ग्रुप नंबर 18, इसमें जितने भी तत्व होते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी तत्वों को मैंने आपको बताया था कि ये जो सभी तत्व है, ये तत्व क्या है? ये निष्क्रिय तत्व है। क्या है ये तत्व? निष्क्रिय तत्व है। ठीक है, निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय तत्व भी बोल सकते हैं, या फिर इसे आप अक्रिय तत्व भी बोल सकते हो। इसे इंग्लिश में इनर्ट तत्व कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। ये गैसेस है। तो इस तत्व को मैंने आपको बताया था कि ये सभी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये सभी क्या होता है? बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, वेरी स्टेबल मतलब बहुत स्थायी होते हैं। और इसका स्थायी होने का कारण यह है कि इनमें एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये जो जितने भी तत्व है इन सभी तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लिख लो आप यहाँ, इसमें क्या नहीं होता? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस। ठीक है, वैलेंस, इसमें क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें नहीं होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्थायी तत्व है। इसका कारण यह है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पहला कारण समझ गए। दूसरा ये देखो, कोई भी तत्व अपने आप को स्थायी करना चाहता है, कोई भी तत्व अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो तत्व स्टेबल कब होगा? ये देखो, तो तत्व की स्टेबिलिटी को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं? ये देखो, हम लोग ये मानते हैं कि अगर तत्व स्टेबल है तो उसमें कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा।
ना ही उसमें प्लस चार्ज होगा और ना ही उसमें माइनस चार्ज होगा, मतलब वो तत्व स्थायी है। तत्व क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब उदासीन होना चाहिए। जो तत्व स्थायी है वो तत्व क्या होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए। मतलब कोई भी तत्व उदासीन होना चाहता है, और उदासीन कब होगा? जब ये इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। जब इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा या फिर इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो आप देखिए इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, देखो क्या है, जो हीलियम है, ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, नियॉन का 10 है। नियॉन का कितना है? 10 है। और आर्गन का आ जाता है आपका 18। आर्गन का क्या है? 18 है। क्रिप्टॉन का कितना है? क्रिप्टॉन का है 36। क्रिप्टॉन का है 36 और जेनॉन का है 54। रेडॉन का कितना है? रेडॉन का देखो मैं आपको बता देता हूँ, रेडॉन का है 54 + 32 मतलब 86। रेडॉन का परमाणु क्रमांक है 86। रेडॉन का परमाणु क्रमांक क्या है? 86 है। क्या है? 86। अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया 86। तो देखो इनमें हो क्या रहा है, देखो, ठीक है, इनमें हो क्या रहा है ये देखो आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल, वैलेंस सेल में बात कर रहा हूँ मैं, संयोजी कोष की बात कर रहा हूँ। तो संयोजी कोष होता क्या है? देखो हम लोग, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले क्लास में बताया था कि जो तत्व होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 रूल को फॉलो करते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 इस रूल को फॉलो करते हैं तत्व। क्या करते हैं? तत्व इस रूल को फॉलो करते हैं। और जो तत्व जिस तत्व के बाहरी कोष में ये ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा परिस्थिति आता है, तो उस तत्व को हम लोग स्टेबल मानते हैं, स्थायी मानते हैं। कैसे? देखिए, कैसे देखिए, ये क्या है आपका कोष, पहला नंबर का कोष है, ठीक है। पहले नंबर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 है, मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक 2 है मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके पास यहाँ इस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या बोला है कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होगा, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होगा, तो वो तत्व क्या होगा? स्थायी होगा, स्टेबल होगा। ये क्या होना चाहिए? इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इस प्रकार क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा वो स्थायी होगा। तो देखो 2 इसका है, ठीक है, इसका है 2 और इसका है कितना? नियॉन का कितना है? नियॉन का आता है आपका 10 है, ठीक है, नियॉन का 10 है। नियॉन का हुआ 10, मतलब ये देखो, अगर ये 2 है, इसमें मैं 8 जोड़ रहा हूँ, मतलब 2 में ये वाला 8 जोड़ रहा हूँ, तो क्या आ जाए आपका 10। याद रखने का ट्रिक देखो, इन तत्वों को याद रखने का ट्रिक, 2 में मैंने 8 जोड़ा, 10 आ गया। अब इस 10 मैंने फिर 8 जोड़ा, ये आ गया आपका 18। अब इस 18 में मैंने फिर 18 जोड़ा, तो ये आ गया आपका 36। और इस 36 में मैंने फिर 18 जोड़ा, तो ये आ गया आपका 54। ये आ गया आपका 54, और इस 54 में मैंने 32 जोड़ा, तो ये आ गया आपका 86। तत्व के परमाणु क्रमांक को हम लोग ऐसे याद रखेंगे। इस ग्रुप 18 के तत्व के परमाणु क्रमांक को आप ऐसे याद रख सकते हो। तत्व के परमाणु क्रमांक को आप ऐसे याद रख सकते हो, 2, 10, 18, 36, 54, 86। मतलब 2 में आप 8 जोड़ दो, 10 हो गया। 10 में आप फिर 8 जोड़ दो, 18 हो गया। 18 में आप फिर 18 जोड़ दो, 36 मतलब क्रिप्टॉन का आ जाएगा। और 36 में आप फिर 18 जोड़ दो, मतलब हो जाएगा 54, जेनॉन का हो जाएगा। और 54 में आप फिर 32 जोड़ दो, आ जाएगा 86, मतलब रेडॉन का हो जाएगा। इस प्रकार आपको उसको याद रखना है। तो मैं आपको बोल रहा था कि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कैसे डालते हैं। ये हो गया आपका कोष नंबर पहला, इसे हम लोग बोलते हैं संयोजी कोष। ये क्या है आपका? ये आपका है संयोजी कोष, संयोजी कोष, ठीक है। और हम लोग किसी भी तत्व के संयोजी कोष को उस तत्व के आखिरी सेल को लेके मानते हैं।
आखिरी सेल को देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी सेल को देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सेकंड वाले में कितना आ जाएगा, 2 के बाद 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, मतलब 10 नियान का है और 10 इसीलिए स्टेबल है क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जो किसी को बॉन्ड बना सके। जिसका इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा हमें 10, यहाँ मिलेगा 18, यहाँ मिलेगा 36, यहाँ मिलेगा 54 और यहाँ मिलेगा 86 और ये हो जाएगा आपका 2। तो जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होगा, ये सभी स्टेबल हो जाएगा, ये सभी स्टेबल हो जाएगा और ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। स्टेबल वही होता है जो बॉन्ड नहीं बनाता है। सभी स्वतंत्र रहना चाहता है, सभी अपने आप को स्थायी रखना चाहता है। मैं अपने आप को किसी से जोड़ के नहीं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से जीऊँ, मैं स्वतंत्र रहूँ। आप भी यही चाहते हो कि आप अपना काम अपने हिसाब से करो, आप स्वतंत्र रहो। उसी प्रकार ये तत्व भी चाहता है कि वो खुद स्वतंत्र रहे। तत्व कब स्वतंत्र रहेगा, जब इसको बंध बनाना नहीं पड़ेगा। बंध मतलब क्या है, बंध मतलब बंधना, रासायनिक बंध मतलब बंधना, बंधन में बंधना। बंध मतलब क्या होता है, बंध मतलब होता है बंधन में बंधना, बंधन में बंधना। तो ये तत्व बंधन में नहीं बंधे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं यार। बंध कब बनता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब क्या बनता है आपका बंध बनता है। 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब बंध बनता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बंध कहाँ से बनाएंगे लोग, इन लोग बंध नहीं बनाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अब इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बहुत बेसिक, ये क्या हो गया, बहुत बेसिक हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका बहुत बेसिक। अब आप बताइए, ठीक है, आप बताइए NH3 जो मॉलिक्यूल है, NH3 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, अणु, और अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ नाइट्रोजन, अगर सिर्फ नाइट्रोजन अकेला है तो इसे हम लोग बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो मैं परमाणु नहीं बोलूँगा, मैं सीधा एटम बोलूँगा, मॉलिक्यूल बोलूँगा, अणु नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो देखो जब कोई भी एक तत्व अकेला होता है, कोई भी एक तत्व अकेला होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं परमाणु या फिर एटम। लेकिन जब वो दूसरे तत्व के साथ मिल जाता है, दूसरे तत्व के साथ मिल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अणु या फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब आप देखो, अब मैं आपको बोल दूं कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन NH3 का आप स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे, ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से आप 3 हाइड्रोजन को जोड़ दोगे, ऐसे बनाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब CO2 का, तो आप कैसे करो, कार्बन से 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर जोड़ दोगे, इस प्रकार जोड़ दोगे। अगर मैं आपको बोलूं SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो आप कैसे करोगे, सल्फर को बीच में रखोगे और ऑक्सीजन को इससे जोड़ दोगे। तो ये आपको कैसे पता चला, मेरा क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चला कि नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन, मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। बंध बनाना मतलब क्या है, दोस्ती, हाथ मिलाना। बंध बनाना मतलब दोस्ती, हाथ मिलाना है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाया और कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाया, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। और सल्फर जो है 4 बॉन्ड क्यों बनाया है, सल्फर 4 बॉन्ड क्यों बनाया, ठीक है, सल्फर 4 बॉन्ड क्यों बनाया है, इसका कारण क्या है। अब देखोगे आप SF6 मतलब सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ा रहता है, 6 फ्लोरीन जुड़ा रहता है। ठीक है, सल्फर के साथ अगर 6 फ्लोरीन जुड़ा है तो ये बताइए कि सल्फर 6 बॉन्ड क्यों बनाया है, सल्फर 6 बॉन्ड क्यों बनाया है। आप लोग देखोगे कि SF4 मतलब सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है, सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है। तो आप ये बताइए कि सल्फर कभी 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर कभी 2 बॉन्ड बनाता है, और सल्फर कभी 4 बॉन्ड बनाता है, सल्फर कभी 6 बॉन्ड बनाता है। ये जो सल्फर है ये कभी 2 बॉन्ड बनाता है,
कभी 4 बॉन्ड बनाता है, कभी 6 बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है। देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है ये। तो इसका कारण क्या है भाई? आखिर सल्फर 2, 4 और 6 बॉन्ड क्यों बनाता है? ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड क्यों बनाता है? ऑक्सीजन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड क्यों बनाता है? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? तो इसका कारण क्या है? आप मुझे बस इसका कारण बता दो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। बस मुझे आप इसका कारण बता दीजिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। उसी प्रकार जो बोरॉन होता है, ये एक मॉलिक्यूल है BF3, तो इसी प्रकार जो बोरॉन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है। ये इसका पहला बॉन्ड हो गया, दूसरा है, तीसरा। तो आखिर बोरॉन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है? बोरॉन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? इसका कारण क्या है? तो इन सभी क्वेश्चन का कारण है इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। जिस तत्व के संयोजी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो तत्व उतना ही बॉन्ड बनाएगा। जिस तत्व के संयोजी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो तत्व उतना ही बॉन्ड बनाएगा। लिख लो इसे, समझ लो, बहुत बढ़िया से समझ लो यार। जिस तत्व के संयोजी कोष में वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? देखो, सभी इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड नहीं बना सकता, सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो किस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन है और वो संयोजी कोष में है जो बॉन्ड बनाएगा? ये देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जो बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन वो किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे बोलेंगे जो अयुग्मित होगा। क्या होगा? अयुग्मित होगा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। या फिर वो अर्धपूरित होगा। क्या होगा? अर्धपूरित होगा। इसके लिए 2 केस है। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन या फिर सिंगल होना चाहिए। सिंगल मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। अर्धपूरित मतलब अगर पी कक्षक की मैं बात कर दूं, पी कक्षक में पी जो कक्षक होते 3 ऑर्बिटल होता है, 1, 2, 3, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसे हम बोलेंगे अर्धपूरित। और अयुग्मित मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन। ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है ये अर्धपूरित है। लेकिन अगर ये 2 ऐसे में बनाते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम बोलेंगे एकांकी युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो कंडीशन क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर अर्धपूरित होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं हाफ फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड होना चाहिए या फिर सिंगल होना चाहिए। तो संयोजी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग संयोजकता किसे बोलेंगे? संयोजकता, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, संयोजकता मतलब उसकी बॉन्ड बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तत्व की बॉन्ड बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो तत्व की संयोजकता, ठीक है, तत्व की संयोजकता किस पर डिपेंड करता है? उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। ये हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना होगा वो तत्व उतना ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो संयोजकता या फिर वैलेंसी हम लोग किसे बोलेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसकी संयोजकता बोलेंगे। तो देखो आप, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसे देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया से देखो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गया आपका NH3। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, 1s 2s 2p। इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखो इसमें है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है, मतलब
अर्धपूरित है, अर्धपूरित है इसीलिए 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो सिंगल सिंगल है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपने साथी इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा। मतलब देखो ये जो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी शादी हो गई है। क्या हो गई इसकी शादी? ये इसकी शादी हो गई। मतलब जिसकी शादी हो गई तो चुपचाप बैठता है, लेकिन अभी इन तीनों की शादी नहीं हुई है, तो ये अपने लिए ढूंढने जाएगा। क्या ढूंढने जाएगा? आप समझ गए, ठीक है। तो ये अपने लिए ढूंढने जाएगा, दोस्त, अपना साथी, हम सफर ढूंढने जाएगा। तो ऐसे तत्व के आउटर मोस्ट सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा जो सिंगल होगा और अपने लिए साथी ढूंढने जाएगा। उसे हम लोग वैलेंसी बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने अगर बोला था अंतिम कोष बोलना है, अंतिम कोष। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो पहला नंबर का कोष है, लेकिन मैं जो बात करूँ 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में होता है। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 तो यहाँ डल गया, साथ में 2 यहाँ डल गया, 5 बचा। 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 बाहर में है और 1 2 अंदर में है। तो बताइए ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? हमें पता है बोरॉन के बाद जितना भी इधर तत्व आता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 5 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा स्टेबल? नियॉन का कितना है देखो, नियॉन का है 10। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 5। मतलब अभी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और नियॉन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा और इसके पास हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? नियॉन के पास होता है, और नियॉन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो तत्व होता है वो जो अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय गैस वाले जो या फिर इनर्ट तत्व होते हैं, उन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो आप समझिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये तो हो गया पहला कारण। पहला कारण क्या है? ऑक्टेट। पहला कारण है ऑक्टेट, ठीक है। पहला कारण हो गया ऑक्टेट, हिंदी में लिख लो, ठीक है, हिंदी में लिख लो इसे। पहला कारण है इसका अष्टक। और दूसरा कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3 क्या है? 3 इसमें है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 3 बॉन्ड बनाएगा। तो आप बोलोगे सर आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, तो हम लोग इसे देखेंगे, इस 2 को तो नहीं देखेंगे क्योंकि 2 तो अंदर में है। हम लोग बाहरी सेल देखेंगे, बाहरी कक्षक। हम लोग क्या देख रहे हैं? बाहरी कक्षक देख रहे हैं। तो सर तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप बहुत बढ़िया सोच रहे हो। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ नाइट्रोजन के पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास हमेशा ऐसे आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये बंध बनाने में काम नहीं आ रहा है, ये बंध नहीं बनाता है, ये बंध नहीं बनाएगा। बंध इसका ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाएगा किसी के साथ। जैसे हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको और वैसे बंध बना रहा है। तो इसीलिए इसी कारण ही नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। इसका कारण आप समझ गए कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 क्यों होती है? ये इसका कारण है, ये इसका कारण है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 क्यों होती है, ठीक है। अब आप देख लीजिए 1-2 और एग्जाम्पल कि संयोजकता होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक करके निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखो बोरॉन की संयोजकता देखो। सबसे पहले देखो आप बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, ये हो गया आपका बोरॉन, ठीक है। बोरॉन की संयोजकता देखने से पहले आप देखो कि BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो BF3, ठीक है, BF3 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीच में बोरॉन हो जाएगा और 3 फ्लोरीन इससे जुड़ा हुआ रहेगा, 3 फ्लोरीन इससे जुड़ा हुआ रहेगा। अब बोरॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मतलब 5, 1s, 2s,
2p, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, ठीक है। अरे यार रुको 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 रुको, 1s 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पास, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है और p ऑर्बिटल में 3 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो देखो ये इसका क्या है, ग्राउंड अवस्था है, ये इसका ग्राउंड अवस्था है, मतलब स्थायी अवस्था है ये। इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेज, इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेज। मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेज, ग्राउंड स्टेट। अगर इसको मैं थोड़ा सा एनर्जी दे दूं, अगर इस ऑर्बिटल को थोड़ा सा एनर्जी दे दूंगा तो क्या होगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इससे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसे हम लोग बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, हिंदी में इसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो आप बताइए अभी कितना बॉन्ड बनाएगा, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, बोरान में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो देखो बोरान में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3। कितना क्या है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3। इसीलिए बोरान की वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। बोरान हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, बोरान हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। आप बोलोगे सर इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ क्यों भगा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्यों कूदवा दिए, ये जंप करके यहाँ क्यों चला गया। इसलिए चला गया क्योंकि जो p ऑर्बिटल है, ये क्या आपका p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है। तो इस p ऑर्बिटल के पास खाली डिब्बा है, ये दोनों क्या था, खाली था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता था, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया और बोरान का वैलेंसी हो गया 3। अब आप कार्बन में देख लो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसका कारण क्या है, ये देखो कोई भी आप एक स्ट्रक्चर देख लो, जैसे CH4 एक स्ट्रक्चर है, कोई भी मॉलिक्यूल है एक CH4, उसमें देखो कार्बन सेंटर में होता है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ रहता है। तो आप देखो सबसे पहले आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो देखो 1s 2s 2p, 2 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, ठीक है, 2 और 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब देखो ये तो हो गया आपका अंदर वाला कोष है, ये इसको तो छोड़ दो, बाहरी कोष मतलब ये दोनों, इसमें भी बाहरी कोष ये दोनों देखने, ठीक है, ये इसका बाहरी कोष है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो इसका ग्राउंड स्टेज है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ G.S, G मतलब ग्राउंड और S मतलब स्टेट। लेकिन जब आप इसका एक्साइटेड स्टेट देखोगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसमें का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, जंप करके वहाँ चला गया, तो इसके पास हो गया सिंगल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 4 बॉन्ड बना लेगा, किससे बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ मिलके 4 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हाइड्रोजन को कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये हो गया कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बॉन्ड कैसा है, ये देखो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास रहता है, हीलियम के पास। हाइड्रोजन और दूसरे नंबर में आता है हीलियम 2, और हीलियम क्या होता है, स्थायी होता है, और इसीलिए हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपने आप को स्थायी कर ले। कोई भी तत्व अपने आप को स्थायी करना चाहता है, कोई भी तत्व अपने आप को स्थायी करना चाहता है। इस प्रकार हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर और अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। हीलियम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वैसी हाइड्रोजन का हो गया। अब हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब देखो कार्बन का, देखो कार्बन का 6 था, लेकिन वो 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब अब कार्बन के पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया है,
देखो 1 2 3 4 उसके पास पहले से था। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ये इस वाले देखो ऐसे यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया और इन दोनों से ले लिया। मतलब अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहले उसका परमाणु क्रमांक 6 था, 4 इलेक्ट्रॉन की उसको आवश्यकता था। मतलब इसीलिए उसका वैलेंसी, इसीलिए कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, क्योंकि उसको 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के, तो हमें पता चलता है कि कार्बन के वैलेंस सेल में या फिर उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन का देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है। जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है? इसका कारण देखो, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा? 1s 2s 2p, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, 4 हो गया, और यहाँ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, मतलब अंतिम कोश में। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, यहाँ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो पेयर है, और यहाँ है आपका 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आप बताइए ऑक्सीजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? संयोजकता या फिर वैलेंसी मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। अब लोग सर इस इलेक्ट्रॉन को कुदवा के आप यहाँ ले जाइए, इस इलेक्ट्रॉन को कुदवा के आप यहाँ ले जाइए, तो देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इसमें तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इसमें आपका था 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए सिंगल पेयर किस में है? यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर इसमें किसी में भी आप दे दो, ये तो पहले से 2 है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आता है, इसमें तो 2 है, तो इसमें का जो 1 इलेक्ट्रॉन आया है इसमें यहाँ डाल दो, फिर यहाँ डाल दो, मैंने यहाँ डाल दिया। तो आप बताइए अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? अभी भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही है ना भाई। तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा कब होता? जब आपके पास खाली ऑर्बिटल होता, खाली कक्षक होता, उसमें आप इलेक्ट्रॉन को कुदवा दो, उसमें आप इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दो, तो आपको कुछ मिल पाता, लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीजन का। अब आप देख लो फ्लोरीन का, फ्लोरीन का देख लो। फ्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 9। ठीक है, परमाणु क्रमांक 9 होता है और फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। तो इसका कारण क्या है? देखो ये हो जाएगा 1s 2s 2p, इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 4 9 इलेक्ट्रॉन डल गया, इसमें 9 हो गया। तो इसका देखो इसमें तो ये तो हो गया इसका वैलेंस सेल। ठीक है, तो इसमें तो है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ 4 यहाँ 5। अब बताओ फ्लोरीन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? फ्लोरीन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? फ्लोरीन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? देखो तो आप देखोगे तो पता चलेगा कि फ्लोरीन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, 1 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसीलिए फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन के पास उसके आउटर मोस्ट सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ये तो हो गया फ्लोरीन का। अब एक देख लो लास्ट नियॉन का देख लो, नियॉन का कितना होता है? 10, और नियॉन हमेशा 0 बॉन्ड बनाता है। मतलब आप जितने भी हायर क्लास में चले जाओ, जितने भी आप हायर क्लास में जाओ, आप देखोगे कि नियॉन का किसी भी तत्व के साथ बॉन्ड नहीं होता, नियॉन का किसी भी तत्व के साथ बॉन्ड नहीं होता। और इसका रीज़न यह है कि नियॉन बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसका अष्टक कंप्लीट होता है, क्योंकि नियॉन का अष्टक कंप्लीट होता है।
इसी कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो बाकी तत्व होते हैं वो भी नियॉन के जैसे कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। सभी लोग अपने आप को स्थायी करना चाहते हो यार, आप भी चाहते हो कि आप बढ़िया से पढ़ो लिखो, कोई भी छोटा मोटा जॉब ले लो बढ़िया सा और सेटल हो जाओ, आप स्थायी हो जाओ, क्योंकि सब लोग स्थायी होना चाहता है। कौन अपने आप को अनस्टेबलाइज करना चाहता है, कौन अस्थायी होना चाहता है भाई, सभी स्थायी होना चाहता है। उसी प्रकार पूरे तत्व भी अपने आप को स्थायी करना चाहता है, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। तो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज करता है, जैसे फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर इसका कोटा भर जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्या क्या हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग में दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने उसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया और ऐसे बॉन्ड बना लिया, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके स्टेबल हो गया। तो ऐसे करते हैं इन लोग स्थायी, इस प्रकार इन लोग स्थायी होते हैं। तो नियॉन का देख लो, 1s 2s 2p, 2 2 4 और 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और p कक्षक में आ जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए नियॉन के पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है? नियॉन के पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है क्या, ये बताइए? नहीं है ना, इसीलिए नियॉन बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए नियॉन क्या नहीं करता, बॉन्ड, नो बॉन्ड फॉर्म्ड, इसीलिए नियॉन बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यार, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है, बॉन्ड बनाने के लिए आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप पूरे क्लास में, अब जितने भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा, आप इलेक्ट्रॉन को समझिए पैसा, इलेक्ट्रॉन को क्या समझेंगे आप, पैसा। जिसके पास पैसा रहेगा उसी का जलवा रहेगा, इसके पास पैसा नहीं है मतलब ये फालतू है, बेकार इंसान है, निकम्मा है। गांव में आपने देखा होगा कोई ऐसा रहता है जो खाते रहता है, घर में घूमते रहता है, उसे हम लोग निकम्मा बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं। उसी प्रकार जिसके पास पैसा नहीं होता है वो कामचोर निकम्मा होता है। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कामचोर निकम्मा और स्थायी होगा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो ना ही बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस प्रकार आपको वैलेंसी निकालनी होती है। तो आप कभी मत बोलिएगा कि बोरॉन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है, और फ्लोरीन 1 बॉन्ड क्यों बनाता है, और जो नियॉन है वो 0 बॉन्ड क्यों बनाता है, मतलब नियॉन एक भी बॉन्ड नहीं बनाता। तो अब आप दोबारा मुझसे मत पूछिएगा कि ये सब ऐसा क्यों होता है। इसका मैंने आपको कारण बताया है कि ये सभी क्या करता है, जो आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस मैंने आपको बताया था, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ता है, या तो अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या फिर दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो इस प्रकार इन लोग ऐसा करके अपने आप को स्टेबल करता है। जैसे फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इसमें आ गया, और 1 2 3 4 5 6 7, 2 अंदर में है और 7 बाहर में है, मतलब 2 + 7 कितना हुआ, 9 हुआ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 नियॉन का होता है, नियॉन बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। आपने देखा होगा कि HCl की स्ट्रक्चर, HCl क्यों बनता है, HCl में ये क्यों बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, यह हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब अब ये अपना बॉन्ड बना के ऐसे ही स्टेबल हो जाएगा। इसका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और वो हो गया स्टेबल। और ऑक्टेट रूल को भी फॉलो कर लिया, मतलब इसका अष्टक भी कंप्लीट हो गया। अष्टक मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो अष्टक रूल को भी फॉलो कर लिया और संयोजी कोष में भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। उसी प्रकार देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको वैलेंसी निकालनी आना चाहिए। ये बहुत बेसिक क्लास है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्लास है, मैंने आपको बहुत डीपली बताया। ठीक है, मेरे क्लास में आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है।
पहला, आपको पूरी चीज़ ट्रिक में बताऊंगा, और दूसरा, आपको एक भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री समझने वालों का है और बस समझने की बात है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको काम करना है। साथ ही साथ मैं आपको 2 लाइन बोलना चाहूँगा आपके लिए। क्या है कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। तो इसी प्रकार मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बंध कितने प्रकार के होते हैं और ये बंध बनते कैसे हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हैप्पी लर्निंग।